हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पनासिया। सो गाइज, आज जो मैं कंटेंट आपके साथ बनाने जा रहा हूं दैट इज अबाउट द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इसका हम पार्ट नंबर 3 पे आज में है, जिसमें मैं आज आपको सेक्शन 3 से लेकर 23 तक कराऊंगा, जिसमें आज हम हिरार्की ऑफ कोर्ट्स डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर किस तरीके से कौन सी सुपीरियर कोर्ट होती है, कौन सी इंफीरियर जूनियर कोर्ट होती है, उसके अंदर कौन कौन से जजेस बैठते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं देखा है या फिर वो पहली बार देख रहे, तो गाइस तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और उसके साथ मेरे चैनल पे आपको लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस की, जो कि आपके एलएलबी में, जो कि आपके ईपीएफओ के एग्जाम में, यूपीएससी वाले या नेट के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है, जो एमबीए इन एचआर करे उनके लिए भी लेबर लॉ, जिसको कंपेंसेशन मैनेजमेंट के नाम से भी वहां जाना जाता है, वो बहुत कंटेंट यूजफुल है। चाहे वो कोड ऑन वेजेस एक्ट हो, चाहे वो आपका ईएसआई का कानून हो, फैक्ट्रीज एक्ट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्टैंडिंग ऑर्डर, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, ट्रेड यूनियन, सारा कंटेंट फ्रीली डाउनलोडेबल, फ्रीली एक्सेसिबल मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ लोगो पे क्लिक करना है मेरे चैनल के, और वहां से आपको टॉप पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, 60 प्लस वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो जो लोग आज ये सीआरपीसी का पहला कंटेंट देख रहे हैं, जिनको लग रहा होगा ये पार्ट 3 का वीडियो अवेलेबल है, तो इसका भी अगर आप पुराने 2 पार्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो सेम मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए वहां से, और सीआरपीसी इन हिंदी करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आपको आगे मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसके सीआरपीसी का सारा कंटेंट कंसोलिडेटेड एक जगह पार्ट बाय पार्ट आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। जो लोग एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और भी स्टूडेंट जो वैसे भी क्रिमिनल लॉ में और क्रिमिनल प्रोसीजर को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो ये कंटेंट देख सकते हैं। तो आज का हम काम शुरू करते हैं सेक्शन 3 से सीआरपीसी के। देखिए, सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, कि आगे अगर कोई रेफरेंस आती है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, क्या कंस्ट्रू करा जाएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो रेफरेंस हम लेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का। मतलब कि अगर हम एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिगार्डिंग बात करते हैं तो वो जो रेफरेंस कंस्ट्रू की जाएगी मैजिस्ट्रेट की, वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा। अगर हम आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर रहे हैं, आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पे होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्या होगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। दिल्ली में आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नाम की कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल्ली अपने आप में एक मेट्रोपॉलिटन टाउन है, जिसकी वजह से दिल्ली में एमएम की पोस्ट होती है। वेराज अगर आप यूपी में जाएंगे तो यूपी में एमएम की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, यूपी में आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलेगी। तो ये रेफरेंसेस की यहां पे बात चल रही है। दूसरी चीज, लेट सपोज जहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात चल रही है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में एमएम ही होता है। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखना कि जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं वहां पे JM1 मतलब फर्स्ट क्लास, JM2 सेकंड क्लास ऐसे होते हैं, मगर मेट्रोपॉलिटन टाउन में फर्स्ट क्लास की ही पोस्ट होती है। एमएम ही आपका फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है। सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्रिमिनल कोर्ट्स में पोस्ट क्रिएटेड नहीं होती। वेराज अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, जैसे आप राजस्थान चले जाइए, चाहे वो सिविल मैटर हो, सिविल जज से आपको सीनियर सिविल जज 1, सिविल जज 2, इस तरीके से आपको पोस्ट मिल जाएगी, जूनियर सिविल जज। तो लेकिन मेट्रोपॉलिटन टाउन में आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन टाउन के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट जो मिलेगा वो फर्स्ट क्लास ही होता है, लेकिन दूसरे टाउन में JM2 की पोस्ट भी होती है। अब अगली बात, सेक्शन 3 के अंदर ही हम अभी, लेट सपोज मेट्रोपॉलिटन एरिया में, मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर अगर हम रेफर कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का भी सीनियर, तो वो होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। वेराज अगर वो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मतलब आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया है, आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आज के सेक्शन में डिस्कशन करनी है मुझे। उसको हम कहते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो मेट्रोपॉलिटन के टाउन में वो हो गया चीफ मेट्रोपॉलिटन, जिसको हम CMM भी बोलते हैं,
और इनको हम बोलते हैं CJM। ठीक है, आज इन्हीं की हिरार्की पे मुझे डिस्कशन करना है। अगली बात, लेट सपोज ये कोड के कमेंट्स होने से पहले कुछ पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड थी, तो जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट है, उसको हम कंसीडर करेंगे JM1। कोड के कमेंट्स होने से पहले की बात कर रहा हूं। दूसरा, मैजिस्ट्रेट अगर सेकंड क्लास का है तो हम उसे कंस्ट्रू करेंगे JM2। अगला, लेट सपोज चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट है। पुराने टाइम में प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी इंडिया में, आज के टाइम में प्रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आज के टाइम में हम उसे या तो CJM कंसीडर करेंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या फिर हम उसे CMM कंसीडर करेंगे, हम रेफर करेंगे, कंस्ट्रू करेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो ये आपका एरिया हुआ सेक्शन 3 का। अब सेक्शन 3 के आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अगर एविडेंस को एप्रिशिएट करने की बात हो, पेनल्टी देने की बात हो, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर की बात हो, इंक्वायरी की बात हो, ट्रायल की बात हो, तो यह जो पावर है, यहां पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करता है। पॉइंट नंबर 1, क्या बोला मैंने कि अगर इंक्वायरी के रिगार्डिंग मैटर हो, आपका डिटेंशन के रिगार्डिंग मैटर हो, पेनल्टी के रिगार्डिंग मैटर हो, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के रिगार्डिंग मैटर हो, तो उस केस में जो मैटर आपका डील किया जाएगा वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा डील किया जाएगा, बिकॉज दैट इज अ जुडिशियल फंक्शन। पॉइंट नंबर 1, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के द्वारा वो चीज डील करी जाएगी। बट अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बता देता हूं आपको क्या क्या होता है, जैसे कि लाइसेंस सस्पेंड करना, जैसे कि लाइसेंस ग्रांट करना, ये सारे काम कहलाते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के। तो इनका काम क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देखता है? द आंसर इज नो। इनका काम, इनके रिगार्डिंग जो पावर एक्सरसाइज होती है उसको हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इनकी पावर हमारी जो रिस्ट्रिक्टेड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से है। और इवन की सीआरपीसी में भी, जैसे जब बॉन्ड सबमिट करना होता है, बॉन्ड भरना होता है पीस मेंटेन करने के लिए, पीस जो सेक्शन 106(7) से जो आपका एरिया है, या फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जैसे आपका सेक्शन 129 से एरिया है, तो ये सारा जो एरिया है वहां पे आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर आपका एसडीएम का, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, या फिर आपका डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनकी पावर आती है। जैसे कर्फ्यू लगाने की पावर है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर्फ्यू लगा सकता है, तो वहां पे वो वाला जो एरिया है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, तो उनकी भी पावर यहाँ पे मेंशन है। बट वो जो सीआरपीसी में पावर है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की, वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि सीआरपीसी जो डील करता है वो डील करता है इन्वेस्टिगेशन से, वो डील करता है इंक्वायरी से, वो डील करता है ट्रायल से, वो डील करता है एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये सारा मेथड ये कौन कंडक्ट करेगा? इनके रिगार्डिंग पावर, ये पावर जिसके हाथ में होगी वो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर वो है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। बट लिमिटेड एरिया ऐसे भी है जहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी पावर है। मैंने आपको बता दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपका सेक्शन 106 से लेकर 124 तक, दूसरा आपका 129 से लेकर 148 तक, ये वाले एरिया में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स भी हैं। अब चलते हैं हम सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 देखिए, सेक्शन 4 कहता है कि जो भी ऑफेंसेस आपके इंडियन पीनल कोड में हैं, जो भी ऑफेंसेस, उनका इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी, उनका ट्रायल का प्रोसेस कैसे होगा, वो प्रोसेस जो सीआरपीसी में प्रोविजन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग वो डील किया जाएगा। लॉजिक समझ में आया? मैंने आपको जब सीआरपीसी की पहली वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको एक चीज आपको बताई थी कि आईपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस है वहां पे प्रोसेस नहीं है, वहां पे कैसे अरेस्ट करना है ये नहीं लिखा हुआ है। वहां पे वारंट ले जाना है, समन ले जाना है, कितनी कौन सा मजिस्ट्रेट कितनी सजा देगा, फाइन कैसे इंपोज करना है, वारंट अगर एग्जीक्यूट करना तो कैसे एग्जीक्यूट वारंट किया जाता है, अटैच कैसे करेंगे प्रॉपर्टी, ये सारा काम वहां पे नहीं है। वहां पे सिर्फ इतना लिखा है कि साहब ये ऑफेंस क्या है,
और इस ऑफेंस के केस में पनिशमेंट क्या है, लेकिन पनिशमेंट की इंक्वायरी कैसे होगी, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटे में पेश करेगी, ये सारी बातें कहां मेंशन है, ये सीआरपीसी में मेंशन है। तो वही चीज सेक्शन 4 कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी ऑफेंसेस आपके आईपीसी में मेंशन है उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी, उनका ट्रायल सब हम यहां पे सीआरपीसी में दिए हुए मेंशन प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। पॉइंट नंबर 2, लेट सपोज अदर लॉ है जहां पे क्रिमिनल मैटर्स हैं, जैसे कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट हो गया, जैसे एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट हो गया आपका, तो जैसे डाउरी का प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी हो गया, तो उसके अंदर भी मैटर है। तो वहां पे भी अगर आप चाहें कि वो ऑफेंसेस वहां पे भी कमिट होते हैं क्योंकि वो भी आपके क्रिमिनल लॉ का ही पार्ट है, तो उसका प्रोसेस भी आप यहां सीआरपीसी के अकॉर्डिंग भी डील कर सकते हैं। अगर उनके लिए सेपरेट प्रोसेस है तो सेपरेट डील हो जाएगा, नहीं है तो सीआरपीसी का मजिस्ट्रेट वो मैटर टेकअप कर लेगा। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आप एनडीपीएस ले लीजिए, नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस वाला जो कानून है, तो उसके अंदर जो ट्रायल होता है वो आपके नॉर्मल जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रायल होता है, सेशन जज की कोर्ट में ट्रायल होता है आपका, तो वो भी अपने आप में क्रिमिनल लॉ है। तो उसका जो प्रोसेस है उसमें तो पनिशमेंट दी है, उसमें ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी है एनडीपीएस के अंदर, लेकिन उसका ट्रायल कैसे होगा, सीआरपीसी के प्रोसेस के थ्रू कर लेंगे। तो सेक्शन 4 इसके रिगार्डिंग बात करता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पे, विच इज अ सेविंग सेक्शन। सेक्शन 5 सीधा सिर्फ यही बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है तो सीआरपीसी वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, वहां पे वो वाला लॉ स्पेसिफिक अगर वो मैटर डील करता है तो वो वाला लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। अब चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सेक्शन 6, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। हमारे भारत के अंदर क्रिमिनल कोर्ट्स की क्या कैटेगरी है, कैसे बना हुआ है, उसमें आते हैं। सबसे पहला कोर्ट्स ऑफ सेशन, जिसको हम सेशन कोर्ट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको सत्र न्यायालय बोलते हैं। अगला जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो एमएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। एमएम हमेशा मेट्रोपॉलिटन एरिया में, एमएम को अदर देन मेट्रोपॉलिटन मत लगा देना, अदर देन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और वैसे अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे दिल्ली है, मुंबई है, तो वहां पे एमएम हो जाता है। अगला जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, यहां पे मैंने MM2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि MM2 होता ही नहीं है, MM में फर्स्ट क्लास ही होती है, लेकिन JM में 2 क्लास होती है, फर्स्ट और सेकंड। अगला कैटेगरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये मैंने आपको बताया कि इनकी कुछ लिमिटेड पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के रिगार्डिंग इनकी पावर होती है। तो ये हमारी क्रिमिनल कोड जो सीआरपीसी ने डिफाइन कर रखी है सेक्शन 6 के अंदर कि ये हमारी क्रिमिनल कोर्ट है, ये इस तरीके से वर्क करती है। तो हमारा सीआरपीसी में जो भी ट्रायल होगा, हमारा सीआरपीसी में जो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी जाएगी, जो भी इंक्वायरी होगी, वो कहीं ना कहीं इन्हीं कोर्ट से निकली होगी, क्योंकि अगर मैं इन अदालतों को हटा दूं तो क्रिमिनल मैटर के रिगार्डिंग फिर इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट बच गया और एक हाई कोर्ट बच गया, क्योंकि वो क्रिमिनल सिविल हर किस्म के मैटर टेकअप करता है। तो टेक्निकली आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स की बस यही क्लासेस हैं जो सीआरपीसी में मेंशन है, और सारा ट्रायल इसी के इन्हीं किसी अदालतों में ही होता है। अगला सेक्शन 7, टेरिटोरियल डिवीजन। देखिए, हर स्टेट आपका सेशन डिवीजन में बटा होता है। कोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर स्टेट आपका सेशन डिवीजन में बटा होता है, और हर सेशन डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं आपकी, जिनके ऊपर वो जुरिसडिक्शन अप्लाई होती है। हर स्टेट आपके सेशन डिवीजन में बटा होता है और हर सेशन डिवीजन में आपकी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। एक डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आ सकती है जुरिसडिक्शन के अंदर। दूसरी चीज, मेट्रोपॉलिटन एरिया में, मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेपरेट सेशन होता है और डिस्ट्रिक्ट भी सेपरेट होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेपरेट सेशन और सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली में जो हिसाब किताब चलता है वो इस तरीके से चलता है, आपका अदर स्टेट्स में जो हिसाब किताब चलता है वो इस तरीके से चलता है। अगली चीज, स्टेट गवर्नमेंट, ये जो
आपके लिमिटेशंस हैं कि डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइड करना या नहीं करना है, या फिर नंबर ऑफ सब डिवीजन बढ़ाने हैं या कम करने हैं, इसका पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट ये फैसला लेती है आफ्टर कंसल्टिंग हाई कोर्ट। आफ्टर कंसल्टिंग हुम? आफ्टर कंसल्टिंग हाई कोर्ट। ध्यान रखना, इस कितने सब डिवीजन बनाने हैं, मतलब डिवीजन्स को और सब डिवीजन में डिवाइड करना, सब डिवीजन 1, सब डिवीजन 2, सब डिवीजन 3, इस तरीके से बनाना है नहीं बनाना, इसका फैसला कौन लेगी? स्टेट गवर्नमेंट लेगी। किससे कंसल्ट करेगी? हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 8 में। ये है आपकी टेरिटोरियल डिवीजन के बेसिस पे क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड। सेक्शन 8, मेट्रोपॉलिटन एरिया। क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया? अब इसको समझते हैं। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया जब वहां पे पॉपुलेशन एक्सीड कर जाती है 10 लाख, मतलब 1 मिलियन। पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 1 मिलियन। जब वहां पे पॉपुलेशन एक्सीड कर जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई करके उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिसाइड कर सकती है, उस एरिया को नोटिफाई करके मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। यह पावर सेक्शन 8 के अंदर मिली हुई है। आंकड़ा ध्यान रखना, 1 मिलियन एक्सीड करने के बाद मतलब 10 लाख रुपए। दूसरी चीज, कुछ एरिया ऐसे हैं जो इस कानून के शुरुआत से ही आपके क्या माने जाते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया। उनका नाम मैं बता देता हूं। बॉम्बे, कैलकाटा जो आज के टाइम में कोलकाता है, बॉम्बे मुंबई बन चुकी है, मद्रास जो कि आज के टाइम में आपका चेन्नई है, और अहमदाबाद, सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है, सिटी की बात कर रहे हैं। इनको हमने डीम्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया माना हुआ। क्या माना हुआ है? डीम्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्योंकि ये प्रेसिडेंसीज टाउन हुआ करती थी उस टाइम से ही, स्टार्टिंग से अंग्रेजों के जमाने में। तो इवन की कानून आने के बाद भी, ये वाला कानून 1973 में आया, इससे पहले सीआरपीसी जो था वो 1898 का था। तो इवन की ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, तो इनको हमने पहले से ही मान लिया क्या? मेट्रोपॉलिटन टाउन मान लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेट सपोज एक एरिया को हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद वहां की जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होगी। कितनी होनी चाहिए मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए? 1 मिलियन होनी चाहिए, और रिड्यूस हो गई। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके अब उसका मेट्रोपॉलिटन एरिया का स्टेटस छीन सकता है? द आंसर इज यस। अगर वहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से नीचे चली गई तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन पास करेगा और वहां पे उस एरिया का जो मेट्रोपॉलिटन होने का स्टेटस है वो छीन लेगा। मगर जो इंक्वायरी, ट्रायल, अपील ऑलरेडी उस स्टेटस से पहले चल रही थी वो वैसे ही कैरी की जाएगी जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में करी जाती है, डिस्पाइट कि वो मेट्रोपॉलिटन का स्टेटस छीन चुका है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लेट सपोज 2018 तक मेरे पास एमएम का स्टेटस था, मेट्रोपॉलिटन एरिया का स्टेटस था, और 2019 में सरकार ने स्टेटस मेरे टाउन से छीन लिया। ठीक है, अब मेरे टाउन से सरकार ने स्टेटस छीन लिया, मगर 2018 की पेंडिंग इंक्वायरी, पेंडिंग ट्रायल, वो अभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ये चीज कह रहा है आपका सेक्शन 8। अगली चीज, सेक्शन 9, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के अंदर इसकी स्टैब्लिशमेंट की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। पॉइंट नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है सेशन कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस कोर्ट ऑफ सेशन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टेट उस सेशन कोर्ट के अंदर जो जज होता है उसको हम सेशन जज बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा सेशन जज के बारे में, बट अभी बता देता हूं। जिसको अपॉइंट करने की जो पावर है वो हाई कोर्ट करता है। कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में
कोर्ट को जो सेटअप करने का, एस्टैब्लिशमेंट का काम स्टेट गवर्नमेंट का, मगर उस सेशन कोर्ट में बैठने वाले सेशन जज की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा। यहां पे कंफ्यूजन मत हो जाना, एस्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट बट अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगला, हाई कोर्ट अगर चाहे तो फर्दर अपॉइंटमेंट कर सकता है एडिशनल सेशन जज की, एडिशनल सेशन जज की और असिस्टेंट सेशन जज की। किस किस की? एडिशनल सेशन जज की और असिस्टेंट सेशन जज की। ध्यान रखना, एडिशनल सेशन जज की, सेशन जज जितनी पावर होती है, बट असिस्टेंट सेशन जज की पावर्स कम होती है और पावर्स लिमिटेड होती है। तो यहां पे फर्क आ गया। हाई, ये अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है जज की? हाई कोर्ट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। अगली चीज, एक सेशन डिवीजन का जो सेशन जज है वो दूसरे सेशन डिवीजन का मैटर भी टेकअप कर सकता है, अगर हाई कोर्ट अलाउ कर रही है तो। दूसरे सेशन डिवीजन का मैटर भी टेकअप कर सकता है। एक सेशन डिवीजन का जो आपका सेशन जज है वो ये काम कर सकता है। अगली बात, लेट सपोज सेशन जज का जो ऑफिस है, सेशन जज का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, तो अब उसकी जगह पे काम कौन करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट कर देगा, या तो एडिशनल सेशन जज को या फिर असिस्टेंट सेशन जज को अपॉइंट कर देगा, या फिर किसी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट अपॉइंट कर देगा। बोलेगा कि वो फंक्शन जब तक सेशन जज नहीं आते तब तक वो फंक्शन कंटिन्यू रखे। दैट्स अ सिंपल लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। अब सेशन जज का जो सेशन कोर्ट है उसकी प्लेस कौन नोटिफाई करेगा? प्लेस कौन नोटिफाई करेगा? तो आंसर है प्लेस हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि सेशन कोर्ट कहां पे बैठेगी। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि सेशन जज की जो सिटिंग होगी वो किस जगह पे होगी, वो हाई कोर्ट नोटिफाई करेगा। मगर अगर सेशन जज को लगता है या सेशन कोर्ट को लगता है कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पार्टी, के एक्यूज्ड के कन्वीनियंस के लिए भी और इवन की प्रोसिक्यूशन के कन्वीनियंस के लिए भी, कि ताकि केस का जो डिस्पोजल है वो जल्दी हो जाए, तो उस केस में किसी दूसरी जगह पे भी सेशन कोर्ट को बिठाया जा सकता है, किसी दूसरी जगह पे भी सेशन कोर्ट की सिटिंग लगाई जा सकती है। ये चीज ध्यान रखना। तो सेक्शन 9 के अंदर दो बातें हमने सीखी। पहली बात हमने ये सीखी कि जो एस्टैब्लिशमेंट है सेशन कोर्ट का वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, मगर अपॉइंटमेंट ऑफ सेशन जज स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। वो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगी। दूसरी चीज, हाई कोर्ट अदर देन द सेशन जज एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकती है और असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकती है। और अगर सेशन जज का ऑफिस वेकेंट है तो उसकी जगह कौन ले लेगा? या तो असिस्टेंट सेशन जज ले लेगा, या तो एडिशनल सेशन जज ले लेगा, या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वो भी कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगी। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 बात करता है सबऑर्डिनेशन के बारे में। सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज, देखिए, जो भी असिस्टेंट सेशन जज है, जो भी असिस्टेंट सेशन जज है वो सबऑर्डिनेट है। किसके सामने सबऑर्डिनेट है? सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। मैं आपको बता चुका हूं, सेशन जज सीनियर पोस्ट और असिस्टेंट सेशन जज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिशनल, आई एम टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट सेशन जज, दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। अगली बात, असिस्टेंट सेशन जज कौन से केसेस लेंगे, उनका रोस्टर क्या रहेगा, कौन कौन से मैटर टेकअप किए जाएंगे, इसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना है ये डिसीजन सेशन जज लेगा। ध्यान रखना, रोस्टर प्रिपेयर करना कि सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज के पास कौन कौन से केसेस भेजे जाएंगे, तो वो पावर किसके हाथ में है? वो सेशन जज के हाथ में है। अगली बात, लेट सपोज कोई अर्जेंट एप्लीकेशन डिस्पोज करनी है, कोई अर्जेंट एप्लीकेशन डिस्पोज करनी है, कोई अर्जेंट एप्लीकेशन डिस्पोज करनी है और सेशन जज अभी अनेबल है, वो ये डिस्पोज नहीं कर सकता, सेशन जज अभी डिस्पोज नहीं कर सकता, तो वो ये मैटर किसको भेज देगा? या तो एडिशनल सेशन जज को भेज देगा या फिर असिस्टेंट सेशन जज को मैटर भेज देगा। ध्यान रखना ये चीज। अगला, अब आते हैं हम सेक्शन 11 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
सेक्शन 11, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए, कोर्ट स्टैब्लिश कौन करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि कहां कहां पे किस जगह पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन के एरिया के रिगार्डिंग बात कर देता हूं। दिल्ली में एक टाइम पे 30,000 कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और पटियाला हाउस कोर्ट हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और सारे मैटर, आज मैं ऑलमोस्ट 15-16 साल पुरानी बात कर रहा हूं, तो सारे मैटर यही जाते थे। फिर धीरे धीरे करकरडुमा की कोर्ट बनी, फिर आपका द्वारका है, रोहिणी बना। मैं सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि और कितने कोर्ट्स है। अब साकेत है। तो अब धीरे धीरे और कोर्ट्स भी आने लगे, तो और जो डिस्पोजल है, काम बढ़ने लगा, जो मतलब वर्क था, जजेस ज्यादा अपॉइंट होने लगे, केसेस ज्यादा आने लगे फॉर द डिस्पोजल पर्पस। तो इसीलिए फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफाई कर देती है विद कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट कि कितने और कहां पे कोर्ट स्टैब्लिश करने की जरूरत है, किस जगह पे कोर्ट स्टैब्लिश करा जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास कर देगी और उसके बाद वो चीज कंसल्ट हो जाएगी। अगली चीज, इस कोर्ट के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे होते हैं, जिनको आप और हम मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, इनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा। फिर से सेम बात जो मैंने सेक्शन 9 में आपको कोर्ट ऑफ सेशन में बोला था कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है दैट इज डन बाय द हाई कोर्ट, वेयर एज जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट का वर्क है दैट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ आपके जो जेएम वगैरह की पोस्ट होती है, तो ये आपका जुडिशियल सर्विसेज के लिए होता है। जैसे कि दिल्ली है, तो दिल्ली का अपना दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, जहां पे जूनियर मजिस्ट्रेट्स की भर्ती होती है। लोअर मजिस्ट्रेट जो लोअर कोर्ट्स है, वहां पे जो अपॉइंटमेंट होती है वो जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू होती है। आपका राजस्थान जुडिशियल सर्विस है, बिहार जुडिशियल सर्विस, यूपी जुडिशियल सर्विसेज है। तो वहां पे, तो दिल्ली में वो एग्जाम हाईकोर्ट कंडक्ट कराती है, और स्टेट्स में वो एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है। जैसे कि बिहार में है, तो बिहार में बीपीएससी एग्जाम जुडिशियल कंडक्ट कराती है। यूपी में यूपी का जो यूपीपीएससी है वो कंडक्ट कराती है। तो उनके थ्रू जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, जो मजिस्ट्रेट हैं चाहे, तो वो लोअर कोर्ट्स में करी जाती है। आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज एक जज हैं सिविल कोर्ट के, सिविल मैटर्स देखते हैं, तो क्या उन पे मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर करी जा सकती है? मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर करी जा सकती है? द आंसर इज यस। कौन करेगा पावर कन्फर? हाई कोर्ट करेगा। तो इसको यूं समझ लीजिए कि हाई कोर्ट हैज द पावर टू कन्फर द पावर्स ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टू एनी जज हु इज वर्किंग और हु इज इन द सर्विस एज अ सिविल कोर्ट, एज अ सिविल जज। तो लॉजिक यही है कि अगर मान लीजिए आपको डिस्पोजल करना है और आपके पास अभी जजेस नहीं है क्रिमिनल मैटर में, तो आप सिविल जज को ही पावर दे सकते हैं। हाईकोर्ट ये पावर दे देगी, बोलेगी ठीक है आप ही मजिस्ट्रेट का रोल फंक्शन परफॉर्म करिए, उनकी कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग हो जाती है और उसके बाद फिर वो रेडी है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अभी हमने पिछले सेक्शन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की बात करी, यहां पे हम एडिशनल पे आ गए। देखिए, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा जेएम1 को सीजीएम बनाने के लिए। मतलब कि जो भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, हाई कोर्ट उसको जेएम1 से लेकर सीधा सीजीएम बना देगा। अगली बात, हाई कोर्ट किसी भी जेएम1 को एडिशनल सीजीएम भी बना सकता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है। हाई कोर्ट के पास पावर है। ध्यान रखना, जेएम1 की बात कर रहा हूं, ये नहीं होगा कि जेएम2 को बना दे सीजीएम, क्योंकि जेएम2 से जो अगली प्रमोशन होती है वो प्रमोशन जेएम1 की है। इसीलिए यहां पे इस तरीके से लिखा है कि हाई कोर्ट मे अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी सीजीएम और टू बी एडिशनल सीजीएम। अगला पॉइंट,
पावर और कंट्रोल जो है ओवर जेएम्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे जो पावर और कंट्रोल है ये किसका है? वो है सीजेएम का। ध्यान रखना, ये चीज आपको पॉइंट याद रखना है। अब आते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स सिमिलरली हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, एसजेएम जिसे कहते हैं हम। अगला, इनकी जो टेन्योर होगा जिसको हम टर्म कहते हैं, 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब स्पेशल किसी पर्पस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, चाहे तो एक्सपेंड भी किया जा सकता है, मगर एक बार के लिए हम इसको 1 साल के लिए किया जाता है। अगर हाई कोर्ट चाहे तो उनका एक्सटेंड भी कर देती है पीरियड, अदरवाइज एट अ टाइम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट होते हैं वो 1 साल के लिए ही होते हैं। ये पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगला, एसजेएम की जो पावर है वो किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में एमएम जितनी होती है। मतलब एसजीएम वो सारी पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि एक एमएम एक्सरसाइज करता है अपने एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में। सेक्शन 14, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जेएम्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट के पास फाइनल अथॉरिटी है, मगर जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है आपका सीजेएम। क्या एरिया रहेगा, जेएम को कौन सी पावर लेनी है, जेएम को कौन सी पावर एक्सरसाइज करनी है, ये चीज डिसाइड करेगा आपका सीजीएम, बट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। याद रखना। अगली बात, सबॉर्डिनेशन ऑफ जेम्स। सबॉर्डिनेशन ऑफ जेम, जिस तरीके से आपका जो आपका असिस्टेंट सेशन जज था, ही वाज सबॉर्डिनेट टू सब सेशन जज, सिमिलरली आपका जो जेएम है वो किसको सबॉर्डिनेट होगा? ही इज सबॉर्डिनेट टू सीजेएम। ही इज सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर, सबॉर्डिनेट टू सीजेएम। अगली बात कि उसका जो रोस्टर है, जो जेएम का रोस्टर है, रोस्टर मतलब कौन कौन से केसेस वो डील करेगा, उसका रोस्टर के रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो डिसीजन कौन लेगा? सीजीएम लेगा, क्योंकि सीजीएम सीनियर है और जेएम उसका जूनियर है, बिकॉज जेएम इज सबॉर्डिनेट टू सीजीएम। अगला पॉइंट, अब आते हैं हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स में। सेक्शन 16, ये सेम पावर है आपकी जो जेएम में मैंने आपको बताया था। जो भी जेएम में बताया था वो सारी सेम आपकी यहां पे रिपीट हो जाएगी। मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, यहां पे जेएम 2 नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोर्ट जो अपॉइंट, कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, और जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो जजेस की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगी। ठीक है। अगली बात, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वही जो मैं आपको बता चुका हूं कि उसको अपॉइंट हाई कोर्ट करेगी। जो जुरिस्डिक्शन होगी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया मजिस्ट्रेट की, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक्सटेंड होगी। एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की मेट्रोपॉलिटन एरिया में जुरिस्डिक्शन होती है। जैसे दिल्ली है तो मान लीजिए साकेत है, साकेत कोर्ट है, तो साकेत कोर्ट की साकेत के एरिया में, मालवीय नगर के एरिया में, उसके आसपास जो भी एरिया पड़ता है वो साकेत की जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। तो वहां पे जो भी क्रिमिनल मैटर होगा तो वो साकेत का जज ही डील करेगा, जो साकेत का मजिस्ट्रेट होगा वो डील करेगा। सेक्शन 17, ये वाला जो सेक्शन मैंने आपको अभी कराया, ये वाला सेक्शन आपका एकदम सेम था, आपको याद रखने के लिए बता देता हूं। सेक्शन 11 की तरह, आपके याद रखने के लिए सही रहेगा, सेक्शन 11 की तरह। अब आते हैं हम सेक्शन 17 पे, विच टॉक्स अबाउट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एमएम लिख देता हूं मैं, और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये आपका एग्जैक्टली सेम है सेक्शन 12 की तरह। जो अभी मैंने आपको सेक्शन 12 में बताया एज इट इज सारी चीजें लग जाएगी, बस यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वहां पे आपको नॉर्मल एरिया था, मेट्रोपॉलिटन वर्ड का इस्तेमाल नहीं था।
हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी इन दोनों को, चाहे वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो चाहे वो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, हाई कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। अगली चीज कि हाई कोर्ट अगर चाहे किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चाहे एडिशनल बना दे और उसके पास सीजीएम की सारी पावर हो जाएगी। मतलब कि आपको मैंने एडिशनल सीएमएम बना दिया, एडिशनल सीएमएम बना दिया और आपको मैंने सीएमएम की सारी पावर्स कन्फर कर दी, मगर ये कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला सेम जो आपको वहां पे एसजीएम में बताया था वो रिपीट हो जाएगा यहां पे। सेक्शन 18 सेम एज सेक्शन 13। अभी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताया था ना मैंने आपको, तो सेक्शन 18 सेम है, बट यहां पे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वर्ड का इस्तेमाल है, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वर्ड का इस्तेमाल, बस बाकी सब सेम है। कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, हाई कोर्ट नोटिफाई करेगी और हाई कोर्ट उनको पावर देगी। पर्पस क्या होगा? टाइम कितना होगा? 1 ईयर एट अ टाइम, सेम 1 ईयर एट अ टाइम। जो ड्यूरेशन है उनका टेन्योर होता है उन स्पेशल मजिस्ट्रेट्स का 1 ईयर एट अ टाइम। हाई कोर्ट चाहे तो उस पीरियड को चेंज भी कर सकती है थ्रू द जनरल और स्पेशल ऑर्डर, वॉट एवर इट मे बी। अगला सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन ऑफ एमएम्स। सबऑर्डिनेशन ऑफ एमएम्स मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एमएम किसको सबऑर्डिनेट होगा? किसका जूनियर है? सीएमएम का, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो रोस्टर बनेगा एमएम का कि कौन कौन से केस एमएम डील करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? सीएमएम डिसाइड करेगा, सिंपल। ये वाला सेक्शन भी आपका एज इट इज सेम है सेक्शन 15 के, बस वहां पे जेएम था और यहां पे एमएम है, सेम एज सेक्शन 15। आपके याद रखने के लिए कॉम्बिनेशन में आप लोग याद रखना है इसको, क्योंकि जेएम एमएम का जो कॉम्बिनेशन है उसमें सेम लैंग्वेज है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे किस्म के मजिस्ट्रेट्स पे, जो है आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिनका एक्चुअल में फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का, जैसे लाइसेंस ग्रांट करना, लाइसेंस को सस्पेंड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑर्डर है तो वो ऑर्डर पीस मेंटेन करने के लिए, उसको अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कराने के लिए, इसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डील करता है, मगर ज्यादा पावर सीआरपीसी में उसको नहीं मिलेगी। सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और ये कैटेगरी भी अलग है क्योंकि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में एक सेपरेट कैटेगरी है। हर डिस्ट्रिक्ट में या फिर अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव फंक्शन से निकला है, इसीलिए वहां पे जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार करती है। दूसरी बात, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडीएम की पावर दे सकती है। किसकी पावर? एडीएम की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर दे सकती है, जो कि बहुत पावरफुल पोस्ट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे नोटिफाई करके ये पावर कंफर कर सकती है। अगली बात, स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन की पावर भी दे सकती है। किसकी पावर दे सकती है? सब डिवीजन की। ध्यान रखना, सब डिवीजन की पावर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास होती है। एसडीएम, अगर आप किसी स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम निकाल के जाएंगे ना तो आपको ये वाली पोस्ट मिलती है, एसडीएम वाली। अगर आप यूपीएससी निकालेंगे तब तो आप एडीएम बन जाएंगे और आगे जाके डीएम बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बट अगर आप स्टेट का पब्लिक सर्विस निकालते हैं तो आपको ये वाली पोस्ट मिलती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर देके उसको एसडीएम का जो सब डिवीजन का जो चार्ज है उसको सब डिवीजन का चार्ज भी पकड़ा सकती है, और उस केस में वो मजिस्ट्रेट क्या कहलाया जाएगा? आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है, मतलब एसडीएम कहलाता है वो। आगे सेक्शन 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। यहां पे बस फर्क एक चीज है कि वहां पे जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या आपके स्पेशल एमएम्स हुआ करते थे तो वहां पे 1 ईयर एट ए टाइम का पीरियड मेंशन था, बट यहां पे सेक्शन 21 के अंदर
1 ईयर एट अ टाइम, ऐसा कोई पीरियड मेंशन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जब अपॉइंट करना चाहे अपॉइंट कर सकती है, स्पेशल किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और उनको जो स्टेटस है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का स्टेटस कंफर कर देगी, और जो पावर वो अपना यूज करेंगे वो पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्शन 22 और 23, जिसके बाद आज की आपकी क्लास रैप अप हो जाएगी। सेक्शन 22 और 23, अगली क्लास जो मैं आपके साथ लूंगा उसमें मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सेक्शन डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल जुरिस्डिक्शन एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की क्या होगी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ईएम, और सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखिए, जो लोकल जुरिस्डिक्शन है वो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डीएम डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? डीएम डिसाइड करता है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, आईएएस ऑफिसर हो गया वो, तो वो डिसाइड करता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितनी पावर एंजॉय करेगा, क्या उसका जुरिस्डिक्शन रहेगा, कौन सी एरिया में वो डील करेगा, ये सारी चीजें वो डिसाइड करेगा, उसकी जुरिस्डिक्शन। क्योंकि डीएम की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होती है, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, बट डीएम के ऊपर भी एक बॉडी बैठी है, दैट इज योर स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वहां पे जो जुडिशियल वाले एरिया में मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, यहां पे क्या, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज ये वाले जो मजिस्ट्रेट है वो आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ना कि जुडिशियल फंक्शन। अगला, सबऑर्डिनेशन, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं एक्सेप्ट एडीएम, एक्सेप्ट एडीएम, क्योंकि एडीएम सबऑर्डिनेट नहीं होता, एक्सेप्ट एडीएम, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, दे आर सबऑर्डिनेट टू योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दे आर सबऑर्डिनेट टू हुम? दे आर सबऑर्डिनेट टू योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिकॉज एक किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे सीनियर मोस्ट आपका मजिस्ट्रेट है, वो जो जुडिशरी का नहीं है, मैं अदर देन जुडिशरी का बात कर रहा हूं, वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। अगली चीज, किसी सब डिवीजन के अंदर, किसी सब डिवीजन के अंदर अगर मान लीजिए कोई सब डिवीजन है, डिवीजन का भी पार्ट होता है, छोटा होता है सब डिवीजन, सब डिवीजन के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो वो सबऑर्डिनेट होता है एसडीएम का, वहां पे जो भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है उसको सबऑर्डिनेट होता है। तो ये आपका सेक्शन 23 मैंने करा दिया, जिसमें मैंने आपको जो भी मजिस्ट्रेट की टाइप थी वो अलग अलग मैंने आपको कवर करा दी है कि कौन कौन सी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट क्या होती है, सेशन कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट कौन सेटअप करता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वाले मजिस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेटर रहे। पहले हम एक टेरिटोरियल डिवीजन का चार्ट बनाते हैं, सेक्शन 7 के अंदर हमने डील किया था टेरिटोरियल डिवीजन का चार्ट। देखिए, इंडिया दो भागों में बांट दिया हमने इसको, हमारे स्टेट्स और मेट्रोपॉलिटन सेपरेट वर्क करते हैं, क्योंकि हर मेट्रोपॉलिटन एरिया अपने आप में एक सेपरेट सेशन डिवीजन होता है, मैंने आपको सेक्शन 7 में बोला था मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब स्टेट के अंदर होती हैं आपकी सेशन डिवीजन, हर सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है और हर डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन में बटी होती है। सब डिवीजन को कौन रन करता है? सब डिवीजन को रन करता है आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट को रन करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और सेशन डिवीजन के जो सेशन कोर्ट का जो जज होता है वो सेशन जज कहलाता है। ये तो हो गया आपका टेरिटोरियल डिवीजन। अब बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट की हिरार्की। मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिखूंगा क्योंकि काफी लंबे लंबे नाम है। हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, देखिए सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे इंडिया की एपेक्स कोर्ट वही है। उसके बाद स्टेट के हाई कोर्ट, जो हमारे अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं। उसके बाद हमारा सेशन कोर्ट आता है, क्योंकि हम क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम क्रिमिनल कोर्ट के अंदर है। तो सेशन कोर्ट के अंदर हो गए आपके सेशन जज और एडिशनल
सेशन जज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं एडिशनल सेशन जज, ठीक है। अब इसको थोड़ा बाइफरकेट करते हैं। देखिए इसको हमने बाइफरकेट किया, असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और सीजेएम क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन। अब इसके बाद आता है हमारा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर हो गया हमारा मेट्रोपॉलिटन एमएम और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल एमएम, जिसको हम ऑनररी भी कहते हैं, स्पेशल एमएम हो गए। अब जुडिशियल वाले एरिया में आ जाइए, JM1, JM2, स्पेशल जेएम, स्पेशल जेएम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल JM1, स्पेशल JM2। वहां पे सिर्फ स्पेशल एमएम इसलिए था क्योंकि एमएम में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं होता, वो सारे फर्स्ट क्लास ही होते हैं, मगर जेएम में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है, तो इसीलिए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में वो बाइफरकेटेड है। तो दोबारा से नाम बता देता हूं, सेशन कोर्ट के बाद एडिशनल से असिस्टेंट सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपका हो गया, फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये आपकी हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स मैंने करा दी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा उसमें मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहें, और प्लीज जो पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं गाइस, एक बार मेरी प्लेलिस्ट जाके जरूर देखना, सिवाय एक वीडियो देख के छोड़ने के। एक बार प्लेलिस्ट चेक करना कि कितने सारा कंटेंट मैंने लॉ के ऊपर फ्रीली एक्सेसिबल बना के रखा हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।